अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। 7 माह के तातुल के बाद बिलाखिर आलमी मालियाती फंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए कर्ज की छठी किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद पाकिस्तान को तकरीबन $1 अरब मिलने की राह हमवार हो गई है। IMF की जानिब से यह ऐलान ऐसे वक्त में किया गया है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता जुमे को सेनेट से स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर कराने में कामयाब हुई, जबकि इससे कबल मिनी बजट के जरिए अवाम पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ भी डाला जा चुका है। सबसे आम बात, इस इजलास से IMF के भारतीय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैर हाजिर रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से IMF बोर्ड के फैसले पर खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं, जबकि किस्त के इजरा को अब तक की हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी भी करार। वजीर खजाना ने ट्वीट करते हुए ऐलान किया कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने छठी किस्त की मंजूरी दे दी है, जबकि वजीर इत्तलात ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह IMF ने पाकिस्तान का छठा नजरसानी बोर्ड मुकम्मल कर लिया और पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त के इजरा का फैसला किया है। इस फैसले से मईशत के इस्तेहकाम और इस्लाहात के अमल में मदद मिलेगी। वजीर खजाना का दावा है कि अब पाकिस्तान को खैर बाद कह देगा। इस हवाले से फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा है, सबसे पहले वो आपके सामने रखते हैं। कल IMF ने हमारी 6 ट्रांच जो अप्रूव किया है, ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए एक बहुत ही खुशाइन चीज़ है, क्योंकि इसका मतलब है कि IMF जो हमारी इस वक्त इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है उससे एग्री करती है और इंशाल्लाह ये जो अप्रूवल आई है इससे हमारी इकॉनमी में एक स्टेबिलिटी आएगी, हमारी करेंसी में स्टेबिलिटी आएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत का दावा है कि मुल्की मईशत दुरुस्त समत पर गामजन हो चुकी है, मगर IMF ने एक बार फिर मुल्की मईशत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। IMF ने खबरदार भी किया है कि करंट अकाउंट डेफिसिट में इजाफे और रुपए की कदर में कमी से मकामी कीमतों पर दबाव बरकरार है। रवा साल पाकिस्तान की GDP 4% तक पहुंचने की तवक्को है। इजलास के बाद जारी अपने एक बयान में IMF बोर्ड ने पाकिस्तान को खबरदार किया है कि इस साल मुल्क में महंगाई में मजीद इजाफा होगा, जबकि साल के आखिर तक महंगाई की शरह 10.2% रहने का इम्कान है। हुकूमती दावों के बरक्स IMF ने पाकिस्तान को खबरदार किया है कि IMF प्रोग्राम में रहना है तो सूबों और वफाक में सेल्स टैक्स की हम आहंगी के साथ साथ पर्सनल इनकम टैक्स के इकदाम जरूरी हैं। IMF ने बिजली की कीमतें मजीद बढ़ाने की शर्त भी आयद कर दी है। अब वज़ीर दाखिला का दावा है कि उन्होंने तनख्वाहदार तबके 150 अरब टैक्स लगाने का IMF का मुतालबा तस्लीम नहीं किया, लेकिन IMF की शर्त है कि तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स की शरह में इजाफा करने की जरूरत होगी और उनके निज़ाम को मजबूत करने के साथ साथ चारों सूबों में सिंगल सेल्स टैक्स की शरह को भी नाफिज करना होगा। आलमी मालियाती इदारे की ईमा पर बोझ डालने के बावजूद IMF की जानिब से डू मोर के मुतालबात रखने का नाम नहीं ले रहे, जबकि हुकूमत इस पर भी खुशियां बना रही है। IMF प्रोग्राम को खैरबाद कहने और मुल्की मईशत पर पड़ने वाले मुमकिन असरात पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा साबिक वजीर खजाना सेनेटर इसहाक डार साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शॉर्टली ही बी विद अस। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक तरफ तो इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, ट्वीट्स की जा रही हैं, खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आने से पहले कहा था कि IMF से कर्ज लेना खुदकुशी के मुतरादिफ होगा, लेकिन आज हुकूमती वज़रा की जानिब से ये ट्वीट्स होना कि अल्हम्दुलिल्लाह IMF ने छठे जायजे की मंजूरी दे दी है, $1 अरब मिलने जा रहा है, खुशी के तौर पर इसको बताया जा रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर खुद जब ये ट्वीट करें कि आई एम प्लीज टू अनाउंस दिस के जो 6 ट्रांच है वो एक्सेप्ट हो गई है, वो फाइनली $1 अरब पाकिस्तान आने जा रहा है, इसके अब मुल्क की इकॉनमी पर क्या असरात होंगे? क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि रवा बरस GDP 5% है, बाई 2023 हम इसको 6% पर ले जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ IMF तो इसके बरक्स पिक्चर पेंट कर रहा है कि जो हमारा बजटरी डेफिसिट है उसको ओवरकम करने में अभी तक जो है हुकूमत बुरी तरह से नाकाम रही है, जिसकी वजह से हमें पर्सनल इनकम टैक्स भी बढ़ाना पड़ेगा, जिसके लिए जो करंट अकाउंट डेफिसिट है और खासतौर पे रुपया जितनी तेजी से डिवैल्यू हुआ है, ऑब्वियसली ये भी अलार्म बेल रिंग कर रहा है, ये भी खतरे की घंटी है जिसको ओवरकम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। मामला जो है पाकिस्तान की जो सिंकिंग इकॉनमी है उसके लिए मजीद मुश्किल पैदा हो जाएगी। ये ट्रबलसम सिचुएशन नहीं है, तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त साबिक वजीर खजाना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा सेनेटर इसहाक डार साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डार साहब, ऑल्दो इट वाज एन अपहिल टास्क कि हमें स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल मंजूर कराना पड़ा, फाइनेंस तरमीमी बिल के जरिए से आम आदमी के ऊपर टैक्सेस का बोझ लादना पड़ा, लेकिन फाइनली IMF ने छठे इक्तिसादी जायजे के साथ ही $1 अरब जारी करने की मंजूरी दे दी है। यह खबर किस हद तक खुशाइंद है हमारे लिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलातो वस्सलामु अलैका या खातिमुन नबीय्यीन। देखिए, बात यह है जी कि ये जो खुशियां मनाई जा रही हैं और फिर ट्वीट हो रही हैं कि जी हमारा रिव्यू मुकम्मल हो गया, इसके पीछे हमने बहुत बड़ी बड़ी पाकिस्तान की जो माली खुद मुख्तारी है उसके ऊपर हमने बहुत चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर दी हैं। हमने स्टेट बैंक की जो उनकी ऑटोनॉमी के नाम पे, ऑटोनॉमी आगे भी थी, हमने फेडरल गवर्नमेंट को बार कर दिया है, बैन कर दिया है कि वो कोई वहाँ से पैसा नहीं ले सकती।
हमने ग्रोथ जो एक मेन कंट्री का एक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर हो, उससे गुर्बत कम होती है, रोजगार के मौके होते हैं, उसके लिए कोई प्रायोरिटी अब नहीं दी स्टेट बैंक के लिए। और सबसे जो बुरा जो एक वार हुआ है हमारी माली खुद मुख्तारी पे पिछले चंद दिनों में, वो ये है कि जी कमर्शियल बैंक्स को ये स्टेट बैंक ने कह दिया है कि जी आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अगर पैसे देंगे, यानी स्टेट बैंक से तो हम ले नहीं सकते, वो लेकिन अपने इसहाक डार नोट साहब, छाप सकती है। दिस वाज वन ऑफ द प्राइमरी कंडीशंस मेड बाय आईएमएफ। इसके बगैर अगर हम स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल पास ना करते तो शायद ये ट्रांच जारी ना होती। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है आपसे, सो व्हाट वुड हैव यू डन एज अ फाइनेंस मिनिस्टर देन? I would not have accepted any such thing, and मैं जिंदगी में ऐसी चीजें मैंने एक्सेप्ट नहीं की। और नेगोशिएटेड इनका सारा प्रोग्राम है। इससे मुझे बताएं कि $1 अरब आएगा तो क्या क्या हो जाएगा? क्या अवाम की जो गुर्बत और जो महंगाई का तूफान आ चुका है वो खत्म हो जाएगा? क्या रुपया स्टेबल हो जाएगा? क्या रोजगार के मौके आ जाएंगे? क्या हमारा आप लेटेस्ट नंबर्स देख लें, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी पे जो कॉम्प्रोमाइज किया है और जो उसके आगे एक स्टेप लिया भी पिछले चंद दिनों में, वो मैं समझता हूं कि बड़ा लीथल है। वो पाकिस्तान के माली खुद मुख्तारी के ऊपर एक कारी ज़रब है, तो वो नहीं करना चाहिए। अच्छा सर, ये भी वैसे डिबेटेबल है कि स्टेट बैंक का ये खुद मुख्तारी का बिल क्या हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर कोई कारी ज़रब है या नहीं, इसके ऊपर तो हम बात कर सकते हैं। लेकिन सर, ये आईएमएफ की ट्रांच अगर जारी ना होती तो कैपेसिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू बोरो फॉर बजट सपोर्ट वो तो कॉम्प्रोमाइज रहनी थी। हमें मेक श्योर करना था कि हमारी ये कम से कम कैपेसिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो। नहीं, मेरी अर्ज सुने कि बजट की मैं वही तो अर्ज कर रहा हूं कि आपने यानी आपकी जो डेट सर्विंग कॉस्ट ऊपर चली जाएगी, क्योंकि जब आप बैंकों को कह रहे हैं कि जी एक तरफ आपने इस कानून के जरिए पाबंद कर दिया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टेट बैंक से कोई पैसा नहीं लेगी, जो कि आगे भी हर क्वार्टर में आपको क्लियर कर दूं कि हर क्वार्टर के एंड पे वो जीरो होती थी बोरिंग, आप उसको लेकिन गवर्नमेंट के पास एक क्वेश्चन होता था कि जब कोई चीज मैच्योर इमीडिएट हो रही है, बजाय रश में जाकर मार्केट में नया लोन लेके उस ट्रेजरी बिल्स को या पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड को आप रीपे करें, आप स्टेट बैंक को कहते थे ये पे कर दे, हमारे अकाउंट को डेबिट कर दे, और आप अपनी सहूलत के मुताबिक रेट के मद्देनजर रखते हुए आप उसको नेगोशिएट करके तो आप नए अपनी बोरो करते थे और स्टेट बैंक क्लियर कर देते थे। अभी यह है कि आप वहां से उठा ही नहीं सकते, एक। और दूसरा जो इन्होंने ये 2019 का ये एक इंटरनेशनल ये स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो एप्लीकेबल होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे, ये हुकूमत पाकिस्तान के यानी जो है इनके ट्रेजरी बिल्स, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स को एग्जम्पशंस थी, ताकि अगर बैंक्स यानी मुझे ये बताएं कि कैसे होगा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट डिफॉल्ट करेगी? क्या पाकिस्तान का अपना सेंट्रल बैंक नहीं है? क्या पाकिस्तान की हुकूमत का ये यानी प्रोगेटिव नहीं है, उसका राइट नहीं है कि अपने करेंसी को प्रिंट करवा सके? तो मुझे नहीं समझ आती कि और हमारा डोमेस्टिक डेट जो है करीबन 2/3 है, 65.9% के करीब हमारा डोमेस्टिक डेट है, और वो उसमें तो हमारा डिफॉल्ट करने की कोई नौबत ही नहीं आ सकती। और पाकिस्तान जब से वजूद में आया है, मां सवाए 1971 के एपिसोड में हमने एक एक्सटर्नल डेट पे एक छोटा सा डिफॉल्ट पाकिस्तान ने किया था जब मशरक पाकिस्तान इलादा हुआ था, उसके अलावा कभी पाकिस्तान में डिफॉल्ट नहीं हुआ। और आप बैंकों को कह रहे हैं जी अपना देखिए, इसका मतलब है कि डेट सर्विंग ऊपर चली जाएगी, कॉस्ट ऑफ बोरिंग ऊपर चली जाएगी, और यानी आपके मजीद बजट डेफिसिट होगा। तो मैं समझता हूं कि ये ठीक है, $1 बिलियन मिला है, नहीं, लेकिन सर इस $1 बिलियन के साथ ही जो हमारी इक्विटी बोरोइंग्स हैं वो थ्रू इशुएंस ऑफ स्कोक हो या फिर वो यूरो बॉन्ड्स हो या उसके साथ कमर्शियल बैंक्स का लोन हो, कम से कम उनके रेट्स तो नीचे आएंगे। आप मेरा ख्याल है ऊपर जाएंगे। आपने पहले रिसेंटली स्टडी किया होगा, आई एम श्योर, कि जो पाकिस्तान ने अभी स्कूक जो प्राइसिंग हुई है लेटेस्ट स्कूक की, वो 7.95% है डॉलर में, और जो बेंचमार्क है यूएस इंटरेस्ट रेट का वो 1.73% है, और चले 2 ले लें, 3 ले लें, 4, तो ये पाकिस्तान की तारीख में हाईएस्ट जो है वो इंटरेस्ट रेट, तो मैं नहीं कहूँ प्रॉफिट स्कूक के ऊपर दिया जा रहा है, प्राइसिंग हुई है 7.95% एनुअल। तो ये बिल्कुल नहीं होगा जब आपके लोकल बैंक जो हैं वो खुदा न खास्ता प्रोविजनिंग शुरू कर देंगे और अपनी हो सकता है टैक्स प्लानिंग की वजह से करें जी हमने लट से 1,000 अरब गवर्नमेंट को हमने बॉन्ड लिए हुए हैं, हम उसके ऊपर 10% प्रोविजनिंग करें ताकि उनको टैक्स रिलीफ फॉर द टाइमिंग मिल जाए, सॉफ्ट टैक्स प्लानिंग होती है। तो उसके साथ ही आपकी इंटरनेशनल जो है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा,
और मैंने इसके ऊपर बड़ा तफसीली पिछले 2 हफ्तों में 2-3 आर्टिकल लिखे हैं मैंने, क्लैरिफाइंग कि ये क्या कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। तो डॉक्टर साहब, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके अगर हम देखें तो व्हाट इंप्लीकेशंस आर यू लुकिंग एट विद दिस? व्हाट इंप्लीकेशंस आर यू लुकिंग एट? मेरे नजदीक नंबर 1 ये होगा जी कि बैंक जो है वो अनलिमिटेड जो बोरिंग होती है ना, इसको ये सॉवरन पेपर गिना जाता है और इसको वेस्टर्न वर्ल्ड में गिल्ट टैक्स सिक्योरिटीज भी कहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उनके इन पेपर्स के पीछे होती है। तो पता होता है कि जी ये अपने पेपर्स में डिफॉल्ट नहीं करेगी, और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों नहीं करेगी, क्योंकि पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है वो अपने स्टेट बैंक से अपने नोट प्रिंट करवा सकती है खुदा ना खास्ते इमरजेंसी में, तो क्या मसला है। नंबर 2, कमर्शियल बैंक जो है वो अनलिमिटेड पैसा हर बैंक नहीं दे सकेगा। आगे उसकी जो उनकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पे फर्क पड़ेगा, उनके वो अब उनकी एक लिमिट अपने आप को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इस IFRS 9 को अप्लाई जो एग्जम्पशन थी खत्म कर दी है 1 जनवरी 2022 से। स्टेट बैंक एग्जम्पशन थी पिछले 2019 से चल रही तो थी। फिर रास्ता ये तो मैनिपुलेशन नहीं होगी, जिसका एक बहुत बड़ा चार्ज आपके ऊपर लगाया जाता है कि मैनिपुलेट कर लेते हैं, फिर मतलब वो ओवर वैल्यूएशन हो। आप अपनी खुद मुख्तारी को अगर प्रोटेक्ट कर दो, मैनिपुलेशन है। ऐसी तो मैनिपुलेशन बिल्कुल होनी चाहिए। मेरा मतलब है कि पाकिस्तान के चंद लोग जो पाकिस्तान की करेंसी को, जो वो मेरे ऊपर जो चार्ज है कि जी वो ये आर्टिफिशियल रखते थे, ये क्यों नहीं रख सके? What was the cost? मैं तो इनको 10 दफा कह चुका हूं कि आप मेहरबानी करें, स्टेट बैंक आपके पास है, 3.5 साल हो गए। वो कहते हैं कि ओवर वैल्यूएशन से यू केप्ट डॉलर एट 100 रुपीज, उस वक्त में जब 140-145 रुपीज पे था, 100 पर रखा, गैप कवर किया थ्रू सब्सिडीज, और वो फिर वही स्टॉकहोम सिंड्रोम की बात है। अगर हमारी हुकूमत होती है आज भी 120 से ऊपर ना जाता। ये आपकी मिथ गलत है। आपने उन चीजों उन लोगों की बात को बाय कर लिया। भाई बात ये है कि कौन डिटरमिन कर रहा है कि क्या होनी चाहिए। ये हमारी बात सुने, ये जो कहते हैं ना $2 बिलियन मंथ जी साहबदार खर्च करता था उसको स्टेबल रखने के लिए, तो ये नंबर निकाल के दे ना सारे स्टेट बैंक को। मैं बार बार रिपीट करता, क्यों नहीं देते? अपने भी नंबर दें। हमारा पूरे पीरियड में जितनी हमने मार्केट इंटरवेंशन किया, और डॉलर मुफ्त नहीं देते। आपका रुपया बाइंग सेलिंग का रेट ₹1 का फर्क होता है। आपको अगर 6-7 अरब रुपए की कॉस्ट से, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 2% थी, फूड इन्फ्लेशन, पाकिस्तान का रुपया स्टेबल था, पाकिस्तान की इकोनॉमी बूस्ट कर रही थी, पाकिस्तान का 5.8% जो अभी रीबेसिंग के बाद 6.1% हो गई GDP, तो लोएस्ट इंटरेस्ट रेट थे 40 साल में से ज्यादा। आपकी इन्फ्लेशन लो थी 40 साल से ऊपर, तो आपको और क्या चाहिए? दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक मैनेजमेंट। तो इसको आप कहेंगे जी हमारी जो है वो ऑटोनॉमी हमने रखनी है और हमने ये चीजें खुद छोड़ देनी है, तो फिर आपने अपने देखिए डॉक्टर साहब, अभी हुकूमत ये कह रही है कि जिस स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बड़ा वावेला है और बड़ा दर्द है ऑपोजिशन को, 2014-15 की जो तरमीम थी उसके अंदर तो खुद आपने ऑटोनॉमी दे दी थी, हाथ ज्यादा मजबूत किए थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। हमने तो फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स काफी थी ना भाई, जितनी दी थी वो काफी है ना, कि हम क्वार्टरली एडजस्ट करेंगे, करते थे। हमने आपको 2014-15 में दिया तो आपको 2018 डिलीवर किया। ये इन्होंने क्यों आगे जाके हर चीज को बैन कर दिया? GDP जो ग्रोथ प्रायोरिटी को नीचे ले के, वो है ही नहीं प्रायोरिटी अब स्टेट बैंक की जो होनी चाहिए। अब आप एक पैसा नहीं ले सकते, बैंकों को कह दिया गया जी आप जाने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जाने। भाई ये इस तरह की खुद मुख्तारी जो है ना, किसी दुनिया के महजब इकोनॉमी नहीं चलती। हमें अपने 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 बेस को, ये इनकी नॉन परफॉर्मेंस, इनकी यानी इस तरह की जो पूरी नेगोशिएटेड प्रोग्राम है, अभी आधा प्रोग्राम हो चुका है। मुझे पता है कौन से रिफॉर्म्स इन्होंने किए हैं। यानी कोई पाकिस्तान याद हो ना कि मुझे बता दें कि जी आपकी GDP बड़ी अच्छी हो गई है, जो कि ये क्लेम कर रहे हैं, और मैंने उसमें भी अपनी पब्लिक स्टेटमेंट दी है कि ये 14 साल की हाई GDP नहीं है। अभी तो फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि 5% अभी और 2023 में 6% हो जाएगी। ओ भाईजान, अगर हम होते तो आज 8% होती। 5.3% इनकी जो इन्होंने की है वो 5.5% कह रहे हैं, और हमारी जो 5 की हुई थी 5.8 से, वो अभी इन्होंने खुद अपने हाथों से 6.1% की है। वो बात नहीं करते। तो रीबेसिंग ऑफ द अकाउंट है। चलिए बिल्कुल, रीबेसिंग से तो फायदा आपको भी हुआ ना। वो जो 5.8% आप कहते थे वो 6.1% हो गई। फायदों में हमने ये, मेरी बात सुने भाई, हमने अपने ये पॉलिटिकल बैटल्स में रहना ही, हमने कौन कब को देखना है, आवाम को जो इस वक्त बिलक रही है 2 वक्त की रोटी से, जिसको ऊपर महंगाई का हाईएस्ट पिछले 2 साल का 13% CPI इंडेक्स आपने देखा होगा, जिसका ट्रेड डेफिसिट जो है इस मुल्क का वो दुगना हो गया। इनके अपने पिछले साल को कंपेयर कर ले, 92% बढ़ गया है जुलाई टू जनवरी 2022 7 महीने में। और इसका करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसको बड़े शादियाने बजाते थे,
कि जी वो इकोनॉमी हालांकि ग्रो कर रही थी, एक्सपेंड कर रही थी, बिजली के मंसूबे लगाए गए, 2 जंगें लड़ी, जरब रद्दुल फसाद को हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस खर्च किए गए, और पाकिस्तान ने मोटरवे का जाल बचाया, हाईवे बनाया, बट डॉक्टर साहब वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आप कह रहे हैं कि अगर आप होते तो 8% जीडीपी होती, मतलब व्हेन पीटीआई टुक ओवर करंट अकाउंट डेफिसिट $20 बिलियन था सर। जी जी, यू आर मिसरीडिंग मी, 8% होती, जी जी 8%, 8%, 8%, आप कह रहे हैं जीडीपी 8% होती। When PTI took over, sir, let me finish. When PTI took over, current account deficit $20 billion था, जो फाइनेंशियल रिजर्व्स थे they stood at 115, almost 15 days of imports, एक्सटर्नल डेट जो था वो 90 बिलियन था। आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त, मतलब ऑल्दो आप 5.8 कह रहे थे, ऑन बुक्स वो 5.3 थी, आप कह रहे हैं 8%, दिस वुड हैव बीन 8% नाउ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। और भाई मेरी बात सुने, इसका मतलब है कि आपने इंटरनेशनल सारी जो है वो उस वक्त की 2016 की नहीं देखी प्रोजेक्शन, पाकिस्तान की क्या थी? पाकिस्तान की प्रोजेक्शन ये थी कि द वे कंट्री इज मूविंग, ये मुल्क जो है दुनिया की 18वीं मईशत बनने जा रहा है 2030 में, और इट विल बी पार्ट ऑफ द G20 प्रीमियम क्लब ऑफ द वर्ल्ड। आप इक्वल फुटिंग में बैठते G20 में। आज आपकी इन 3 साल की परफॉर्मेंस के बाद ये बताया जा रहा है कि आप दुनिया की 54th इकोनॉमी होंगे 2034 में। इज दिस समथिंग टू सेलिब्रेट? और दूसरा बात यह है कि हमारे तो 2014 से हमारी गवर्नमेंट को अंडरमाइनिंग शुरू हो गई, सैबोटेज हो गया, धरना 1, धरना 2, फैजाबाद का धरना, तो हमारे उसके बावजूद हमने अगर 5.8 का फीसद अचीव की, और ये कहते थे कि जी नहीं ये 5.5 है, इन्होंने नंबर्स को रिवाइज किया, आज ही इनके अपने हाथों से, ये पिछले हफ्ते अपने हाथों से इन्होंने उसको 6.1 किया, क्योंकि रीबेसिंग किया और अपनी 5.3 को 5.5 किया। वी स्टिल रिमेन 14 ईयर हाई जीडीपी बाय द वे पीएमएल गवर्नमेंट इन 2018। बड़ी डर्टी, बड़ी क्लिम्जी पिक्चर ऑफ आवर पॉलिटिकल इकोनॉमी है इस वक्त। सिचुएशन बड़ी खराब है, जैसे कि आप फरमा रहे हैं। इस पॉइंट पर मैं नहीं फरमा रहा, इस पॉइंट नहीं ठीक है, वो जो इकोनॉमिक पिक्चर है वो बहुत अच्छी नहीं है, दैट इज नॉट टू बी सेलिब्रेटेड, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन इस यहां से अगर इसको टेक ऑफ करना है, और मैं कहता हूं इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर हूं, तो क्या करेंगे सर? आपके पास क्या ऑप्शन है? मैं इनके जितने अनरीजनेबल इन्होंने इकदाम किए, सबसे पहले तो उसको रिवर्स करने की अपने साथियों को इसको रिवर्स करने, मुझे छोड़े। मैं ये आज नहीं कह रहा, मैं इन्होंने सबसे बुरी बात की कि रुपए को खुला छोड़ दिया। हु इज टू डिटरमिन कि जी पाकिस्तान का रुपए की क्या वैल्यू होनी चाहिए? चंद लोग जो है वो पाकिस्तान को होस्टेज बना लेते हैं, आइडली तो मार्केट फोर्सेस को बना लेते हैं पाकिस्तान को। हैं जी, आइडली तो ऑब्वियसली मार्केट फोर्सेस को डिसाइड करना चाहिए, जो पीटीआई कहती थी कि मार्केट फोर्सेस को डिसाइड करना चाहिए। भाई ये मार्केट फोर्सेस पाकिस्तान जैसी कंट्री में नहीं चलती। प्लीज ट्राई टू लर्न दिस थिंग, एंड दुनिया हैज एक्सेप्टेड इट। मार्केट फोर्सेस वहां होती है जहां आपके सेंट्रल बैंक में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर पड़े हो तो यू इंटरवीन, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड करता है, जैसे फेडरल रिजर्व करता है अपनी करेंसी को एक बैंड के अंदर रखने के लिए। यू डोंट हैव दैट लग्जरी। तो बात यह है कि आपका रुपया जो है इज टोटली इस वक्त अंडर वैल्यूड, इसकी तबाही की गई है, और ऊपर से उस कपल्ड विद इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हम वहां पहुंच गए हैं जहां हम हैं आज। इसको ठीक करने की जरूरत है, हमें इसको ठीक करना चाहिए। हमारी कोई इकोनॉमिक इंडिकेटर सीधा नहीं है। आप मुझे बता दें कोई इकोनॉमिक इंडिकेटर के जी फ्रंट इंडिकेटर ठीक है। अब इन्फ्लेशन डेटा से मैंने आपको बता दिया 13% पे चली गई है। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है 24 पे चली गई है। सेंसिटिव प्राइस 21% पे चली। हैव यू एवर हर्ड दीस डबल डिजिट फिगर्स इन दुनिया में किसी जगह पे? हमारे फिर कहते हैं जी हमने तो आवाम के लिए कोई मुश्किल नहीं किया सर। हमारा इकोनॉमिक शिप व्हिच इज सिंकिंग अनफॉर्चुनेटली, क्या आप इस जहाज की कप्तानी के लिए तैयार होंगे? नहीं, मैं समझता, मैं कहूं व्हाई डोंट यू सी योर परफॉर्मेंस? आपका ख्याल है कि 1998 में जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर डेटोनेशन की थी तो क्या हमें ये तवक्को थी कि दुनिया हमें यानी बहुत सेलिब्रेट करके हमें फूलों के दस्ते और हमें मुबारकों की मैसेज भेजेंगे? We were to face sanctions. We were ready. हमने इकोनॉमिक सैंक्शन फेस की। मुझे बताएं कि 98-99 में सिंगल कोई क्यों लगी, वो किसी चीज की शॉर्टेज हुई मुल्क में? वी मैनेज द इकोनॉमी एंड अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त 69 रुपीज से $52 पे आया, तो देन इट वाज स्टेबल फॉर 8 गुड मंथ्स टिल मुशर्रफ ने कू कर दिया मुल्क में। और उसके बाद 2013 में आप अपने काइंडली लाइब्रेरी में देख ले भाई, आपको पता चलेगा कि दुनिया ने पाकिस्तान को डिक्लेयर किया था मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री। Now when we are coming towards the end of the interview, sir, lastly मुझे फरमाइएगा, इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त चीन में हैं और बताया हमें जा रहा है कि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट वहां से भी मुतवक्के है, खासतौर पे जो सीपैक है उसकी पेस भी अब रफ्तार पकड़ने वाली है। हाउ डू यू सी इट? सीपैक तो इन्होंने अपने हाथों से, इन्होंने क्या किया था सीपैक के साथ?
कंटेनर पे चढ़ के इन्होंने सी पैक को बदनाम किया कि ये जो कहते हैं कि जी सी पैक इन्वेस्टमेंट नहीं है, लोन है। इसको कहा ये 8% पे है, और हम कहते रहे कि भाई ये इन्वेस्टमेंट है, ये 2% है जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो बॉरो किया है, वो सिर्फ 46 बिलियन में से सिर्फ 12 बिलियन है, और 6 बिलियन रेलवे का है, इस्तेमाल नहीं हुआ। 3 बिलियन सक्कर मुल्तान मोटरवे में एक सेगमेंट है जो अंडर ट्रैफिक है, और 3 बिलियन ग्वादर के लिए। ये इनको जब पहले इन्होंने कहा था हम IMF जाना नहीं है, हम खुदकुशी कर लेंगे, आज ये सेलिब्रेट करेंगे 1 बिलियन की टैंक्स मिल रही है। और साथ इनके अपने फाइनेंस मिनिस्टर दोनों को जाके उन्होंने कहा, दूसरा सब चीज तफसील देनी पड़ी, मैंने तो नहीं दी कि भाई ये बायोलेटरल सॉवरन अरेंजमेंट है। मुझे IMF को मैंने कहा आप कौन होते हैं हमें मुझसे ये तफसील, मैंने कभी नहीं दी, इनको देनी पड़ी क्योंकि इन्होंने कंटेनर पे खड़े होकर दोनों ने तकरीरें की हुई थी, इनको हर चीज देनी पड़ी। और उसके बाद वाशिंगटन में, प्लीज लुक इन योर लाइब्रेरी, वाशिंगटन में असद उमर साहब को बयान देना पड़ा पाकिस्तान मीडिया को कि जी ये सरमायाकारी है, ये अपना ये कर्जे नहीं है, और ये 2% पे है। तो मुझे तो विंडिकेट हो गया और PMLN विंडिकेट हो गई। बात ये है कि सी पैक को इन्होंने खुद अपनी हाथों से तबाह किया है, एंड आई होप एंड प्रे कि वो चाइनीज जो कॉपरेट करें। चाइनीज प्रेसिडेंट के लिए पता नहीं, आपको पता ही है, व्यूअर्स को नहीं, मुझे इल्म में है, चाइनीज एम्बेसडर वेंट टू इमरान खान उन दिनों में कि आप 3-4 दिन धरना जो अपना पोस्टपोन कर दे, हमारा प्रेसिडेंट आना चाहता है। हमारे पास आया, हमने कहा जाओ उनको कहो, तो नहीं माने, तो उसकी वजह से 1.5 साल डिले हुई, और हमें अपने बिजली के लोड शेडिंग खत्म करने के लिए 3600 मेगावाट का मंसूबे अपने पाकिस्तान के अपने। बहुत शुक्रिया सेनेटर इसहाक डार साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा, साबिक वजीर खजाना हमारे साथ मौजूद थे। और जो इकोनॉमिक पिक्चर है वो बहुत अच्छी नहीं है उनके ख्याल में, लेकिन क्योंकि वो लंदन में मौजूद हैं, प्रैक्टिकली फिर ऑपोजिशन इस सब खराबी पर क्या कर रही है, इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या कर रही है, यहाँ पर क्या कोई एजिटेशन हो रही है, मजामत हो रही है, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स क्या है इस वक्त, वो तो लंदन में है। यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या कर रही है, राना सनाउल्लाह खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ करेंगे। वेलकम बैक। ऑपोजिशन जमातों की जानिब से हुकूमत के खिलाफ एक पेज के खात्मे का बयानिया बज़ाहिर दम तोड़ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के एक पेज पर होने का तासुर देने में कामयाब दिखाई दे रही है। गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से सनतकारों और ताजरों के एक वक्त ने मुलाकात की। इस मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी मौजूद थे, और यकीनन इस मुलाकात की बड़ी सिंबॉलिक वैल्यू है कि जब आप एक पेज के खात्मे की बात करते हैं तो वहाँ पर जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और हुकूमत है वो सेम पेज पर दिखाई देते हैं, और एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के अंदर एक कंसेंसस नजर आता है। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के दौरान बड़े ताजर और सनतकार कम अज़ कम उजरत बढ़ाने पर मुत्तफ़िक भी हुए, जबकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि हुकूमती पॉलिसी पर अमल में पूरा साथ देंगे। मुल्क के निज़ाम चलाने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स का एक सफ़े पर मौजूद होना अब यकीनन मुल्क के लिए तो नेक शगुन है, और हुकूमत की जानिब से एक सफ़े पर कायम होने का बयानिया एक बार फिर मकबूल हो रहा है। जबकि इसी दौरान ऑपोजिशन जमातों के अंदर फूट पड़ती दिखाई दे रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर आए, उन्होंने सहाफ़ियों, दानिशवरों और अहम शख्सियात से मुलाकातें की, लेकिन इस दौरे के दौरान वो किसी भी लीगी रहनुमा से नहीं मिले। कराची रवानगी से कबल चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सीनियर एंकर्स और तरक्की पसंद खवातीन से मुलाकातें की। गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर लीगी क़यादत पर खुलकर तनकीद की है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि मुल्क में हमेशा इंतखाबी धांधली की गई, ये बात दुरुस्त नहीं है कि सहारा में धांधली हुई थी। सबसे पहले मैंने इमरान खान को सिलेक्टेड कहा था, हम कोई डील करने वाले नहीं हैं, डील करने वाले मुल्क से बाहर चले गए हैं, डील करने वालों का तारीख में रिकॉर्ड मौजूद है, हम कभी बैरून मुल्क भाग कर नहीं गए। क्या लंदन जाने वाले लीडर जेल तोड़ कर गए, वो भी डील के जरिए बाहर गए हैं। हमने अपोजिशन जमातों को सबसे पहले मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद का कहा था, लेकिन इस वक्त इस पर तनकीद की गई थी, लेकिन अब हमारे मौक़िफ़ की सब तायीद कर रहे हैं। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को हटाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम फील्ड में रहकर खेलेंगे, और सियासी रहनुमाओं का फील्ड पार्लियामान है। बिलावल भुट्टो के अलावा रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा ने भी लीगी क़यादत पर डील का इल्ज़ाम आयद किया। हमें इस धोखे से बाहर आ जाना चाहिए कि दिलावर खान ग्रुप ऑपोजिशन का हिस्सा है। यस, ओके, नवाज शरीफ डील करके मुल्क से बाहर गए, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा राना सनाउल्लाह खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राना साहब, गुज़श्ता 2 रोज से हुकूमती बयानात, हुकूमती लहजे में तो बड़ा कॉन्फिडेंस झलक रहा है, खासी पुरएतमाद दिखाई दे रही है, खासतौर पर जब से मेडिकल रिपोर्ट सबमिट हुई है लाहौर हाई कोर्ट में मियाँ साहब की, तो हुकूमत के एतमाद के पीछे क्या है सर? नहीं देखें, ये इसको आप इत्मीनान तो नहीं कह सकते कि ये जिस दिन से मियाँ नवाज शरीफ साहब की वो रिपोर्ट मसूल हुई है
तो उस वक्त से हर वक्त इनको जो है वो एक आप कहें कि हसद बुग़्ज़ में जो है वो ये जल रहे हैं और कुर्रा रहे हैं, चीखो पुकार कर रहे हैं। तो ये इत्मीनान की स्टेज तो नहीं है, ये तो इंतहाई परेशानी की और की स्टेज है कि ये एक आदमी की वजह से जो है वो, हालांकि वो बैरून मुल्क बैठे हैं और ये आप इनका हाल देखें कि हर वक्त वज़ीर आज़म तकरीर करता है तो वो वहीं से शुरू करता है, वज़ीर दाखिला शुरू करता है तो वो वहाँ से शुरू करता है, बाकी भी सारे एक ही जो है वो, जिस तरह से को अल्लाह ताला की तरफ से किसी को जो है वो किसी की गिरफ्त हो और वो उसी जो है वो चीज़ में जो है वो बिल्कुल सरगर्दा हो और परेशान हो और हर वक्त जो है वही बात करता रहे। तो जहाँ तक सरमायाकारी का मामला है, आपको आपके इल्म में है इकॉनमी का जिस तरह से उन्होंने बैठा दिया है। तो चलिए राणा साहब, फिर मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, अगर आपके मुताबिक सब कुछ ठीक नहीं है मुल्क में, तो वेर आर यू सर? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो एक बड़ी जमात है, दूसरे नंबर की जमात है इस वक्त मुल्क के अंदर, वेर इज PMLN सर? नहीं, तो हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। हमने तो उस वक्त भी जिन लोगों ने ये साजिश की और एक नाहल और नालायक टोले को इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया, और वो लोग जो यानी ताकतवर हलके थे उनको भी, और मीडिया के ऊपर बैठ के जिन लोगों की 2-2 गज़ की ज़ुबानें थीं और हर वक्त वो एक जो है वो यानी तयशुदा जो है वो बयानिए के ऊपर जो है वो बात करते थे, हमने तो उस वक्त भी कहा था कि आप ये जो कर रहे हैं, इस मुल्क के ख़िलाफ़ जो साजिश कर रहे हैं, इसका जो है वो नतीजा ठीक नहीं होगा, ना जमहूरियत के लिए, ना इस मुल्क के लिए, ना इस कौम के लिए। देखिए राणा साहब, अगर मुल्क के लिए सब कुछ ठीक नहीं है, सामने आ गई है, डेमोक्रेसी खतरे में है, जमहूरियत के लिए सब अच्छा नहीं है, मिनी बजट हुकूमत पास करा लेती है, स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी का बिल पास हो जाता है, ना सिर्फ कौमी असम्बली से होता है बल्कि सेनेट से भी मंजूर हो जाता है, ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में आपके हैं। अब ऑपोजिशन, बतौर ऑपोजिशन और खासतौर पर PMLN पे मेरा एम्फेसिस है, फिर आप क्या कर रहे हैं सर? तो क्या हम वहाँ पे बंदूकें लेके चले जाएं? वहाँ पे जाके जो है वो कोई डंडामारी शुरू कर दें? सर देखिए, लोगों को आगाह करें। 27 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रही है, इस 23 मार्च को मौलाना फजलुर रहमान मार्च लेकर आ रहे हैं। फिर मेरा सवाल बड़ा सादा सा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहाँ है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला जो है वो, जब मुत्तहिदा अपोजिशन मिनी बजट के हवाले से कौमी असम्बली में एहतजाज कर रही थी, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग अपने पूरे नंबर के साथ वहाँ पे मौजूद थी। लीडर ऑफ द अपोजिशन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, उन्होंने जब इन्होंने बजट पेश किया तो उन्होंने उस वक्त मुतनब्बे किया था पूरी कौम को कि ये मिनी बजट जो है वो लेके आएंगे, जब ये उस वक्त कह रहे थे कि सवाल ही पैदा नहीं होता। आप कहते हैं सर मुत्तहिदा ऑपोजिशन ऊपर जो है वो अपने पूरे नंबर के साथ जो है वो सर देखिए, आप मुत्तहिदा ऑपोजिशन कहते हैं, अभी आप देखेंगे कि 23 मार्च को आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक कदम पीछे नहीं पाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग अपनी सख्त अपनी हैसियत के मुताबिक जो है वो 23 मार्च को इंशाअल्लाह ताला आपको सड़कों के ऊपर जो है वो और इस्लामाबाद के ऊपर में नजर आएगी इंशाअल्लाह। राणा साहब, आपने कहा मुत्तहिदा ऑपोजिशन, बिलावल साहब का गुज़श्ता रोज़ का स्टेटमेंट मेरे सामने है, मैं पढ़कर आपको सुना देता हूं। वो कहते हैं क्या लंदन जाने वाले जेल तोड़कर वहां गए, वो डील के जरिए बाहर गए हैं। यानी जिस मुत्तहिदा ऑपोजिशन पर आपको नाज है, जिस पीपल्स पार्टी की आप बात करते हैं, पीपल्स पार्टी का इंप्रेशन आपको लेकर और खासतौर पे हालिया बयानात में तो काफ़ी शिद्दत आ गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से। देखें जी, जितनी मर्जी शिद्दत आ जाए, अपोजिशन लीडर जो हैं वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, आपने भी खैर सुना होगा, मैंने तो मुतअद्दिद बार देखा है, उन्होंने हमेशा मियाँ शहबाज शरीफ के ऊपर बतौर अपोजिशन लीडर अपने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। लेकिन ये पब्लिकली जब इस तरह की बातें होने लगे कि वो जेल तोड़कर वहां गए, वो डील के जरिए बाहर गए हैं, तो क्या वाकई फिर ये जो डील का तासुर खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इसको नती किया जाता है, इसमें कोई सदाकत है? देखें जी, जहाँ तक जेल तोड़ के ना जाने वाली बात है वो तो बात दुरुस्त है, और जहाँ पे डील वाली बात है तो कैबिनेट ने मियाँ नवाज शरीफ साहब को अप्रूवल दी थी, इजाज़त दी थी। अगर कैबिनेट ने डील से दी है तो बताएं, ये कैबिनेट के लोग जो सुबह शाम जो है वो मियाँ नवाज शरीफ का राग अलापते रहते हैं, तो कभी इन चीज़ों का भी जवाब दें, वो दें जवाब इस बात का कि क्या उन्होंने किसी डील के नतीजे में उनको इजाज़त दी थी कि वह बैरून मुल्क चले जाएँ।
देखिए, हम गुज़श्ता कई रोज़ से सुन रहे थे, वो सरदार अयाज सादिक साहब हों, वो जावेद लतीफ़ साहब हों या दीगर अकाबरीन हों आपके, वो कह रहे थे कि मियाँ साहब बस आए क्या आए। लेकिन ये मेडिकल रिपोर्ट्स तो बता रही है कि मियाँ साहब तब तक नहीं आएंगे जब तक उनकी एंजियोप्लास्टी नहीं हो जाती है, या वो जो टाकासुबो सिंड्रोम जो लाक है उस हवाले से भी बात हो रही है, तो वो तब तक तो नहीं आएंगे। तो इस अब देखिए ये तक की एडवाइस ताज़ा है तरीन ना, इत्तलात क्या है देखें सर? मामला ये है नहीं, देखें मामला ये है कि डॉक्टर एक एडवाइस देता है। डॉक्टर जो है वो उसके पास कोई लीगल फोर्स नहीं होती या उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती कि उसको इम्प्लीमेंट करे। अगर वो कल को फैसला करते हैं कि जी मैंने जाना है वापस, तो क्या डॉक्टर साहब आगे उनको रोक लेंगे एयरपोर्ट के ऊपर? तो सर आ व्हाट डू सकते यू हैं। एडवाइस हिम? तो ये फैसला तो उन्होंने करना सर है। आर यू एडवाइजिंग हिम टू कम बैक? क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा कि बड़ी ज़रूरत है नवाज शरीफ साहब की, वो मुल्क में आए, हालात बड़े बेकाबू हुए हैं। क़यादत क्या कह रही है आपकी? नहीं देखें, ये तो इंडिविजुअल अपना राय है ना, वो किसी की भी कुछ भी हो सकती है। मेरी भी इनफरादी राय जो है वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो पार्टी ने उनको कहा है, पार्टी ने उनको सख्ती से कहा है कि आप डॉक्टर की एडवाइस के बगैर और अपना इलाज मुकम्मल करवाए बगैर, और जो ऑपरेशन है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जिसे शायद वो एंजियोप्लास्टी का नाम दिया है उन्होंने, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि उससे वो ज़्यादा सीरियस चीज़ है। तो पार्टी ने तो ये एडवाइस किया है कि आप बाई आल मीन्स डॉक्टर की ओपिनियन को ऑब्जर्व करें और इसके बगैर आप वापस ना आएँ। राणा साहब, सवाल तो उठ रहे हैं ना कि 2 साल से एंजियोप्लास्टी नहीं हुई है, जो दिल का ट्रीटमेंट होना था, प्रोसीजर होना था, वो नहीं हो सका, और फिर मियाँ साहब जो है फैक्ट्रीज़ के विजिट भी कर रहे हैं, वो अपनी रूटीन के काम भी सर अंजाम दे रहे हैं, तो इस पर सवालात तो हो रहे हैं। जो होते रहे सवालात, मामला ये है कि ये उनका जो है वो एक देखे ना, एक इस तरह के मरीज़ को जिसे ना सिर्फ हार्ट का मसला हो, उसे अपनी शरीक हयात के जो है वो डेथ का भी एक सदमा हो, बाकी चीज़ें भी उनके साथ हों, तो वो डॉक्टर बाकायदा उनको एडवाइस करते हैं जी कि इनको हर वक्त घर में बंद ना रखें। हर वक्त इनको घर में बंद रखेंगे तो ये और ज़्यादा इनकी बीमारी जो है वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। आप इनको ज़रा को थोड़ा कहीं हफ्ते में 10 दिन में कोई एक आध बार जो है वो ज़रा थोड़ा बाहर ले जाएं, ताकि इनका थोड़ा जो है वो माहौल और सूरत हाल जो है वो बेहतर हो। तो ये बड़ा अच्छा किया है, मैं समझता हूँ कि हुसैन नवाज़ ने, जो उन्होंने कभी किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए ले गए या किसी दोस्त के घर ले गया, अगर किसी दोस्त ने कहा कि जी हमारी फैक्ट्री आ जाए, वहाँ चले गए, तो ये हफ्ते 10 दिन में उनको एक आध जो है ये बाकायदा डॉक्टर की एडवाइस है। और फिर आपको डर है कि अगर वो वापस होना आएंगे तो फिर खुदा ना खास्ता सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का सामना रहेगा, तो उनकी हालत बिगड़ सकती है। ये डर है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग, और ये भी है कि वो आएंगे तो ऑब्वियसली जेल भुगतना उनके लिए नुकसानदेह होगा। देखिए ये जेल जो है ये तो एक उनके ख़िलाफ़ साजिश है, एक झूठा मुकदमा बनाया गया। वो बाबा रहमत जो था, बाप उसको देखें वो किस तरह से दुनिया से छुपता फिर रहा है। एक जो है वो दुबई में बैठा है, उसका जो अंजाम हुआ है अल्लाह ताला सबको माफ़ करे। यानी इबरत का निशान बने हुए हैं ये लोग, और ये लोग जो अब भी आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं ना, कि जो दिन रात गालियां दे रहे हैं और घटिया से घटिया अल्फाज और गुफ्तगू इस कर रहे हैं, बल्कि बाज़ औक़ात तो जितने वो घटिया हैं उससे भी ज़्यादा घटिया गुफ्तगू करते हैं। तो इनका आप अंजाम देखेंगे आने वाले दिनों में कि इनका अंजाम क्या होता है। और आपको लगता है कि ये जो सेफ पैसेज है अल्टीमेटली कोर्ट से ही तलाश करेंगे फिर आप? देखें, जब ये कुव्वतें और ये इस किस्म के घटिया लोग जो मुल्क के ऊपर मुसल्लत हैं, जब अल्लाह ताला करेगा, अब वक्त इनका तकरीबन पूरा हो गया है, तो जब मुल्क इनसे आज़ाद होगा तो इंशाल्लाह ये रिलीफ तो दिनों की बात है, दिनों की। तो राणा साहब, आपको लगता है कि ये चंद लोगों की तब्दीली से मशरूत है, यानी जो चेहरे तब्दील होंगे तो ऑटोमेटिकली ये सब कुछ तब्दील हो जाएगा, ये कह रहे हैं आप? नहीं, चंद लोग भी नहीं, ये 2-3 जो हैं जो आपको हर वक्त जो है वो घटिया गुफ्तगू करते नज़र आते हैं। सर इन तादाद में कम लोग या 2-3 लोगों से छुटकारे का तरीका क्या होगा? तरीका देखें इंशाअल्लाह ताला जो है ये कोई भी तरीका हो सकता है, कोई भी तरीका हो सकता है उसमें, लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश ये करेंगे कि हम आइन और कानून की जो है वो पासदारी करें, और हम कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे मुल्क जो है वो खुदा ना खासा मुल्क को नुकसान। सर जो 2008 में हुआ था, जब मियां साहिबान एग्जाइल के बाद वापस आए थे, तरीका ही अपनाएंगे। सर 2008 वाला तरीका भी हो सकता है? 2008 वाला तरीका तो फिर आपको पता है इलेक्शन में ही हुआ था ना, वो तो फिर
अल्टीमेटली जब इलेक्शन हुआ तो उसके बाद फिर अवाम ने अपना फैसला दिया। लेकिन मियां साहिबान की एग्जाइल से वापसी तो इलेक्शन से नहीं हुई थी ना राणा साहब। मुख्तलिफ हो गए। चले देखें, मामला ये है ना कि अगर इलेक्शन से ही होता है, अब मैं तो नहीं कह सकता कि इलेक्शन जो है वो महीने बाद भी हो सकते हैं, 6 महीने बाद भी हो सकते हैं, 8 महीने बाद भी हो सकते हैं, लेकिन अगर अवाम की राय से कोई फैसला हो तो ये कोई मेरी नज़र में तो कोई गलत बात नहीं है, बल्कि मेरी नज़र में तो ये ज़्यादा बेहतर बात है। अवाम की राय तो इलेक्शंस में ही होगी ना। अवाम अगर फैसला करे, अवाम की राय मतलब किसी तरह से भी रिफ्लेक्ट हो सकती है। अगर अवाम 23 मार्च को निकल आते हैं और पूरा मुल्क जो है वो इस लानत से छुटकारे के लिए जो है वो सड़कों पे आ जाता है, तो इस तरह से भी हो सकती है। सर टुवर्ड्स द वेरी एंड राय का इजहार जो है वो दोनों तरह से हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया राणा सनाउल्लाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान 4 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच चुके हैं। ये दौरा सीपैक के हवाले से खदशात को कम करने, माशी बहरानों के शिकार मुल्क में माशी सरगर्मियों में तेजी लाने के लिए इंतहाई अहम है, मगर सीपैक के हवाले से मुल्क दुश्मन कुव्वतें एक बार फिर मुतहर्रिक हो गई हैं। वजीर आजम पाकिस्तान के दौरे से एक शब कबल ही नोशकी और पंजगोर में 2 मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए गए हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR के मुताबिक नोशकी और पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन के दौरान 13 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि इस कार्रवाई के दौरान एक ऑफिसर समेत 7 जवानों ने जामे शहादत नोश किया है। बयान के मुताबिक पंजगोर में अब तक 4 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं और दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन जारी है। 4 से 5 दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग कर लिया है। ISPR के मुताबिक पंजगोर में शदीद फायरिंग के दौरान पाक फौज के 3 जवानों ने जामे शहादत नोश किया और 4 फौजी जख्मी हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक नोशकी में मजमूई तौर पर 9 दहशतगर्द मारे गए और दहशतगर्दों का हमला पसपा करते हुए पाक फौज के 4 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में यह बात सामने आई, गर्दों और उनके हैंडलर्स भारत और अफगानिस्तान से राब्ते में थे। बलूचिस्तान में होने वाली कार्रवाइयों का बड़ा गहरा ताल्लुक पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक मफादात से है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि सूबे में मजीद हमले बढ़ेंगे और इन खदशात का इजहार मुतअद्दिद बार वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद अपने बयानात में कर रहे हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक मफादात चीन के साथ करीब तर होते जा रहे हैं और भारत पाकिस्तान और चीन को करीब नहीं देखना चाहता है। इस बात का एतराफ भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने किया है। राहुल गांधी के मुताबिक नई दिल्ली ने हमेशा इस्लामाबाद और बीजिंग को दूर रखने की कोशिश की। मोदी सरकार की नाकाम पॉलिसीज उन्हें करीब ले आई हैं। राहुल गांधी इससे मुताल्लिक क्या कह रहे हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। Do not be under any illusion. Do not underestimate force that is standing in front of you. The power that stands in front of us. Do not underestimate it. You have brought Pakistan and China together, and this is the single biggest crime that you could commit against the people of India. अब भारतीय हुकूमत की जानिब से राहुल गांधी के बयान से इजहार ला ताल्लुकी किया जा रहा है, मगर हकीकत यह है कि भारत बलूचिस्तान में बराह रास्त दहशतगर्दी में मुलव्वस है। माजी में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ साबिक अफगान खुफिया इदारे NDS के साथ मिलकर अफगानिस्तान को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी करता था। रॉ ने मुताबिक बलोच ग्रुपों की माली एआनत की और उन्हें मुसल्ला किया। अफगानिस्तान में तब्दीली के बावजूद रॉ NDS के बाद साबिक एहलकारों की मदद से अब भी इन ग्रुप्स के साथ राब्ते में उन्हें लॉजिस्टिक ताउन फराहम किया जा रहा है और इन दहशतगर्दों की मदद से सीपैक को सबूताज करने की कोशिशें की जा रही हैं। अफवाज पाकिस्तान के मैगजीन हिलाल में शाया एक रिपोर्ट के मुताबिक सीपैक के खिलाफ भारत ने जो दहशतगर्दी सेल सीपैक सेल बनाया है, इसका सरबराह बराह रास्त भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट करता है। इस सेल को 80 अरब रुपए से जायद फराहम किया जा चुका है। भारत ने सीपैक को सबूताज करने के लिए दहशतगर्दों की एक स्पेशल फोर्स बनाई है। दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग एंड एट द सेम टाइम हमारी मुसल्लह अफवाज इससे निपटने के लिए हर वक्त चाकू चौबंद है, डटी हुई हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल।